अस्सलाम वालेकुम। अटेंडेंस काइंडली एंटर कर दें ताकि बाकी लोग भी आए तो वो देखें, तो एंटर कर दें साथ साथ वो लोग। 11:50 तक हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि क्लास थोड़ा मैंने कहा था लेट स्टार्ट होगी तो लेकिन ये भी है कि फिर जूम की लिमिट भी होती है। बहरहाल मेरे ख्याल है क्वेश्चन आज के जो हैं वो एग्जांपल्स वो कदरे छोटी हैं, तो इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। तो मेरे ख्याल है 11:50 पर स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। बाकी लोगों को आने देते हैं ताकि उसमें बाकी लोगों को भी समझ आए, जो कि खास तौर पर लास्ट 2 क्लासेस इकट्ठे 1 to 1 कर रहे थे। अभी तक पार्टिसिपेंट्स बहुत कम आए हैं। अम, चलें 2 मिनट और वेट करते हैं, 11:48 हो गए। इतने में हम अपने आज के 1 to 1 सेशन के पार्टिसिपेंट्स देख लेते हैं। वकास
मेरे ख्याल आए नहीं है अभी तक। चलें, फीमेल ने फर्स्ट सेशन ही सिर्फ अटेंड किया था मंडे वाला, तो अगर मेरे ख्याल है वो भी आयज़ा थी शायद, तो अक्सा या मैमो में से कोई अगर आ जाएं, अगर इंटरनेट का इशू नहीं है तो एक वो आ जाएं, और अगर वकास नहीं आते तो उसामा 2 सेशन अटेंड कर चुके हैं हमारे साथ, अली अगर आ जाएगा। मेरे ख्याल है वकास अभी तक नहीं आए हैं, तो बेहतर है कि अली, हमजा और फिर अक्सा या मैमो में से कोई एक आ जाए तो बेहतर हो। उमैमा मेरे ख्याल आई नहीं है, उमैमा भी आई हुई है। देख लें जो दोनों में से जिसका इंटरनेट का इशू ना हो, किसी का इंटरनेट का इशू है तो बता दें। अली आप आ जाएं एक, क्योंकि वकास मेरे ख्याल है नहीं आए, और उसामा फिर 3 दिन नहीं करना चाहिए उनको, पता नहीं शायद वो अभी तक आए भी नहीं है। एक तो अली हो गए। अम, अक्सर और उमैमा आप में से कोई डिसाइड कर लें, इंटरनेट का इशू है तो बता दें, लिख दें, ताकि हम दूसरे को कर लें। चलें, अक्सा आ गई, खुद ही आ गई, ठीक है। ओके, वैसे भी 11:50 ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप दोनों को अनम्यूट कर रहा हूँ, अली और अक्सा। ठीक है, और आई होप कि कोई इशू नहीं होगा। हुआ तो चले वो देख लेंगे हम लोग माइक का। तो अक्सा आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपकी तरफ से शायद माइक खुद ही म्यूट है। बहरहाल चलें, अब अनम्यूट हो गया। ओके, तो आज की एग्जांपल्स हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि डिस्क्रीट टाइम में अगर रेक्टेंगुलर पल्स हो 5.3, या फिर यूनिट इम्पल्स फंक्शन हो, तो उसको कैसे हम लोगों ने ट्रीट करना होता है, उसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा। ठीक है, तो डिस्क्रीट में अगर हो, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में तो हम कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूस में हम इस चीज को देख चुके हैं कि T1 माइनस T1 की अगर पल्स हो तो इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है, वो हमने देखा था कि एक सिंक वेव आती है। ठीक है ना। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा, खास तौर पर ये चीज के आपके पास जो डिस्क्रीट में है उसमें तो इंफॉर्मेशन जो होती है माइनस पाई से पाई तक यूनिक होती है ओमेगा की डोमेन में, और बाकी दोबारा ये रिपीट हो रही होती है। ये बड़ा क्रूशल पॉइंट होता है। तो फिर हम देखेंगे कि क्या जो डिस्क्रीट टाइम में आपके पास अगर एक इम्पल्स हो, ठीक है, तो उसमें तो फिर ये वाले -n1 और +n1 कहा जाता है। तो इसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आती है डिस्क्रीट टाइम में, क्या वो सिंक वेव आती है, या सिंक वेव जैसी कोई शेप आती है, या अगर सिंक नहीं आती, जो शेप आती है वो -π to π में ही होगी, और क्या वो रिपीट करेगी। तो ये सारे सवालों का जवाब आज अभी मिल जाएगा। तो 5.3 जो एग्जांपल है वो हमारे पास है x of n equal to 1 for modulus of n less than equal to n1, and 0 for modulus of n greater than equal to n1। ये कोई चीज नहीं है। modulus of n plus minus n less than equal to n1 का मतलब ये है कि either n is less than n1, और दूसरा है -n is less than n1, तो n is greater than -n1, और इक्वल भी है दोनों तरफ। तो बेसिकली ये दो इक्वेशंस बनती हैं, यानी कि n जो है वो जब जब -1 n1 के इक्वल और बड़ा है, यानी कि इससे बड़ा है 0 तक, तब तब आपके पास 1 होना चाहिए। और जब जब n लेस देन इक्वल टू n1 है, छोटा है n से और n1 से और n है, तो तब तब आपके पास 1 होना चाहिए, बाकी ये जो है वो 0 होना चाहिए। तो बेसिकली आपके पास ये वेव फॉर्म बनती है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ए पीरियोडिक सिग्नल है, और रेक्टेंगुलर पल्स है डिस्क्रीट टाइम में। ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि हम इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कैसे निकालेंगे। डिस्क्रीट, ऑब्वियसली डिस्क्रीट पल्स है, तो फिर डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म वाली इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, इस पे कॉन्टिन्यूस टाइम वाली अप्लाई नहीं हो सकती है। ठीक है ना। तो एक्स ऑफ ई जे ओमेगा जो है उसकी इक्वेशन हम पुट करेंगे समेशन एन इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन ई माइनस जे ओमेगा एन। अब सिग्नल की वजह से जो लिमिट्स हैं वो कैसे चेंज होंगी। सबसे पहली बात, जो सिग्नल है वो -इन्फिनिटी से 0 तक, सॉरी नॉट 0, -n1 तक, अभी तक आपने देखा था -n1 प्लस -1, यानी कि आपका सिग्नल -n1 और एक और पीछे -n1 -1 तक क्या है आपका सिग्नल, यहां तक पीछे तक -इन्फिनिटी से लेकर -n -1 तक सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है,
जीरो है, जीरो। ठीक है, तो वो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ई माइनस जे ओमेगा एन प्लस, फिर बीच में एक इंटरवल आती है -n1 से लेकर, ये -n1 मैंने ड्रॉ 5 किए हैं, इसका मतलब है कि मैं -2 ले रहा हूँ और ये +2 ले रहा हूँ, लेकिन आप ये 5 मत समझे, आप ये समझे जनरल है, कोई भी 2n1 का इंटरवल है, ठीक है, 2n1 + 1 का इंटरवल है, तो ये 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है ना। मैंने पॉइंट ड्रॉ किया, अगर ये -3 + 3 होगा तो ये 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बस मैंने एक जनरल शो करने के लिए, बुक ने भी जनरल शो करने के लिए पॉइंट ड्रॉ किए हैं, लेकिन ये मतलब ये नहीं है कि ये -2 है और ये +2 है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ड्रॉ करने के मकसद से। आपको आप अब इन्फिनिटी तो नहीं शो कर सकते ना बीच में। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो है वो इंटरवल बनता है -n1 से +n1, यहां पर आपके पास x की ऑफ n क्या गिवन है, 1 गिवन है, तो ये 1 आ जाएगा माइनस जो ओमेगा n। और फिर एक और इंटरवल आता है, वो है n1 + 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, आपके पास क्या है सॉरी, आपके पास क्या है, x ऑफ n क्या है, 0 है, माइनस ई जे ओमेगा n। तो जो 0 होगा वो e माइनस जे ओमेगा n के साथ मल्टीप्लाई होकर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप सम करें जीरो को जितनी मर्जी मर्तबा सम कर लें आप, क्या आंसर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो भी जीरो होता है और समेशन ऑफ जीरो भी जीरो ही होगा। ये -n2 -n1 -1 दफा आप जीरो को ऐड कर लें, आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। तो बुक ने बेसिकली एक जंप तो ये मारी है कि डायरेक्ट उसने, बल्कि उसने पहली क्वेश्चन, मेरे ख्याल है बुक ने पहली क्वेश्चन भी ये शायद ना लिखी हो, लेट मी आल्सो कंफर्म टू बुक, ताकि आपको मैं बुक के साथ भी लेकर चलूं जो उसमें, ये बुक ने मैथमेटिक्स बहुत सारी नहीं की हुई, खास तौर पर चैप्टर 5 में, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये आपको मैं बड़ी एक्सटेंसिव मैथमेटिक्स करा रहा हूँ, बुक ने छोटे छोटे काम किए। हाँ, बुक ने ये वाली क्वेश्चन भी नहीं लिखी स्टार्ट में, उन्होंने अज्यूम किया कि पता होगा, बुक ने बेसिकली ये गाइड दी है बस, और डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखी है। तो बीच वाली भी जो मैंने आपको जीरो एक्स्ट्रा स्टेप करके दिखाया वो भी नहीं बुक ने किया हुआ, ठीक है ना। तो ये फिर कैसे आता है, तो ये आपको पता चल गया कि बुक ने जो डायरेक्ट लिखा है ना, समेशन n इक्वल टू -n1 to n1 e माइनस जे ओमेगा n, वो कैसे है ना, उसने 1 भी नहीं लिखा इधर, ठीक है। हालांकि वो 1 मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, बात उसकी ठीक है कि इसके बाद यही स्टेप आता है लॉजिकली, लेकिन मतलब उसने इतने स्टेप स्किप किए हैं। आप स्किप करना चाहें कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये कैसे आया आपको पता होना चाहिए, और ये क्यों आया। आपको जो मैंने अभी काम करके दिखाया वो अगर आपके ज़हन में चलेगा तो आपको पता चलेगा कि ये आता है इसके बाद, वरना पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर मैं n1 को गलती से 2 या 3 कर दूं ना, या 5 कर दूं, तो आप लोग शायद खत्म हो जाए, उसको समझ ही ना आए आपको कि क्या करना है आगे, ठीक है ना। बहरल, तो इसके बाद ये आएगा, अब इसको वैल्यूएट करना है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो फार्मूला लगेगा, हमें तो फार्मूला पता है कौन सा वाला, जो जीरो से आपका, हमें तो फार्मूला दोनों वाला यही पता है कि जीरो से जो है ना वो कोई एक लिमिट हो, नॉन लिमिट हो, 0 to k अल्फा ऑफ एन या बीटा ऑफ एन, हम तभी लगा सकते हैं। उसमें हमें पता है कि 1 माइनस बीटा k + 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा लगता है, हमें तो ये पता है, 0 to इन्फिनिटी पता है। ये एक लिमिट -n1 है, दूसरी लिमिट n1 है। तो इसके केस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप बड़ा आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस करना है तो जो सी लिमिट को 0 करना है वो कर लें। तो रिप्लेस करें n को, m से मैं रिप्लेस करा देता हूँ क्योंकि m ने वैसे खत्म हो जाना है, n बाई m माइनस n1। क्या होगा जब मैं रिप्लेस करूंगा, मैं इसको डिफरेंट मार्कर से करता हूँ, समेशन n को जब मैं रिप्लेस करूंगा m माइनस n1 से, तो देखें जरा क्या होगा, m माइनस n1 इक्वल टू -n1। मैंने नीचे वाली लिमिट को 0 करना था, तो ये 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, -n1 ये उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक लिमिट तो 0 हो जाएगी, दूसरी लिमिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, m माइनस n1 इक्वल टू n1, ठीक है ना। और एक और जगह n1 है, n स्मॉल n है, वो भी m माइनस n1 आपने करना है। अच्छा, आप अगर चाहें तो इसको n को n माइनस n1 से भी रिप्लेस कर सकते हैं, वेरिएबल सेम रख सकते हैं, लेकिन आपके लिए कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो समेशन का वेरिएबल आपने चेंज किया और ये अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा जब समेशन अप्लाई होगी, वो देखते हैं अभी। एम, मैं कह ये रहा हूं, मैं दावा ये कर रहा हूं कि जब आप समेशन एम अप्लाई करेंगे ना, तो वो फार्मूला जब आप लिखेंगे तो एम की वैल्यू खत्म हो जाएगी, और ये हमेशा होता है इंटीग्रेशन में। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल जो डी वाला वेरिएबल होता है, डी टाओ, और जिसकी लिमिट्स पुट कर रहे होते हैं आप, वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। टाओ आपको कहीं नजर नहीं आता फाइनल इक्वेशन में, सिर्फ टी रह जाता है जो कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है ना। इसी तरीके से
समेशन जिस वेरिएबल पे लग रही है वो वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा। बहरहाल हम आगे चलते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ। आप तो हम लोग इस जगह पर आ गए। नीचे वाली लिमिट क्या होगी है m इक्वल टू 0, और ऊपर वाली लिमिट क्या होगी, ये -n1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा m इक्वल टू 2n1। ठीक है, तो ये m इक्वल टू 2n1, तो ये m इक्वल टू 0 टू 2n1 एक ही m है। ठीक है ना, e माइनस जे ओमेगा m e प्लस जे ओमेगा n1, ये मैंने ठीक किया स्टेप, जरा देख लें। एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा m प्लस ये m माइनस n1 था ना, तो ये लिखा जा सकता है, अगर मैं सिर्फ एक्सपोनेंशियल को लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ माइनस जे ओमेगा m प्लस जे ओमेगा n1। ठीक है, मैं ये लिख सकता हूँ इसको, और फिर मैं पावर अगर ऐड हो रही हूँ तो एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होके आ जाता है, सब्ट्रैक्ट भी हो रही होती तो मैं माइनस जे ओमेगा n1 कर देता। ठीक है ना, तो आई होप कि इसमें भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये बुक ने सारे स्टेप नहीं किए हुए, ये नोट कर लें। इसके बाद एक्स ऑफ ई, ये जो इक्वेशन बनाई थी ना बुक ने, एक्स ऑफ ई जे ओमेगा इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू माइनस n1 टू n1 ई माइनस जे ओमेगा एन, इसके बाद डायरेक्ट आंसर दिया हुआ बुक ने एक्स ऑफ ई जे ओमेगा का, इसको सॉल्व करके। ये सारे स्टेप बीच वाले मैं करा रहा हूँ, इसलिए इसको ये जरा नोट कर लें लहदा से। ठीक है ना, ये बुक ने बीच वाले स्टेप नहीं किए हुए। अच्छा, अब देखें इसमें से किस पे समेशन लगेगी। समेशन लगेगी जो m वाला वेरिएबल है। ठीक है, कैपिटल N, ये तो सारा कांस्टेंट बन जाता है ना इसके समेशन के एतबार से, तो इसको बाहर ले आए आप, ई जे ओमेगा n1। जिस तरह इंटीग्रेशन में होता है, इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पर x और dy के हिसाब से आप ले रहे हैं, तो x y है तो आप x को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन तो y पर अप्लाई होनी है, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन तो y है। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह समेशन जो है वो m पर होनी है। आपके पास जो ई जे ओमेगा n1 है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है फॉर समेशन, इसको बाहर निकाल लें। ठीक है, और ये m इक्वल टू 0 टू 2n1 ई माइनस जे ओमेगा, और ये मैं जरा ब्रैकेट में पावर m कर रहा हूँ, क्योंकि अल्फा पावर m का फार्मूला हमें पता है। सीधी जो बात है, हमें फार्मूला पता है अल्फा पावर m के लिए, उसका फार्मूला लगा दें, जे ओमेगा n1 1 माइनस अल्फा पावर n प्लस 1। ये जो लिमिट होती है ना, लिमिट प्लस 1 करते हैं हम लोग। ठीक है ना, ऐसे ही होता है। और 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा, हमारे पास जो समेशन n इक्वल टू 0 टू k बीटा पावर n होता है ना, इसका फॉर्मूला लगता है 1 माइनस बीटा k प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा। तो इसके साथ कंपेयर करें, m इक्वल टू 0 टू 2n माइनस 1 था, तो ये हमारा अल्फा है, 1 माइनस अल्फा पावर लिमिट प्लस 1, तो लिमिट प्लस 1। ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा या बीटा हमारे केस में। ठीक है ना, तो ये फार्मूला लगेगा। अब इस फार्मूले में थोड़ी बहुत मजीद मैनिपुलेशन होगी, जिसकी वजह से आपका फाइनल आंसर बुक वाला आएगा। ठीक है ना, तो उसको देखते हैं हम जरा। ई जे ओमेगा n1 1 माइनस इस पावर को मल्टीप्लाई कर लें जे ओमेगा 2n1। ठीक है, ई माइनस जे ओमेगा, यही आएगा 1 माइनस ई माइनस जे ओमेगा। जरा गौर करके इस स्टेप को जरा 2 मिनट सांस लेकर देख लें कि यही आएगा या नहीं आएगा। मैंने ई माइनस जे ओमेगा को पावर, पावर जब होती है पावर इनटू पावर, ये मल्टीप्लिकेशन भी होती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो रही होती है बेसिकली। ठीक है ना, तो जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा 2n1 एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा जो 1 के साथ आएगी। ठीक है, अब जरा देखिए मैं आगे क्या करता हूं। यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं तो आगे देखिए कि इसके साथ मैं क्या करता हूं। ओके, अब आगे पहला काम मैं ये कर रहा हूं कि ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ई जे ओमेगा n1 को 1 के साथ, तो ई जे ओमेगा n1 आ जाएगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ई माइनस जे ओमेगा 2n1 ई जे ओमेगा n1 ई माइनस जे ओमेगा। तो मैं कर सकता हूं कि ये पॉजिटिव पावर है, ये n1 के साथ ई जे ओमेगा n1 ऐड हो जाए। ठीक है, और नीचे वही रहे 1 माइनस ई माइनस जे ओमेगा। ठीक है, मुझे क्योंकि बुक का आंसर पता है इसलिए थोड़ी बहुत मैं मैनिपुलेशन ऐसी कर रहा हूँ। बुक का आंसर बेसिकली साइन ओवर साइन की फॉर्म है, और साइन ओवर साइन की फॉर्म तभी आ सकती है
जब आपके पास एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल हो, एक्सपोनेंशियल प्लस समथिंग माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय 2j हो, तब भी आपके पास साइन आ सकता है। ठीक है, तो मैं अपनी फॉर्म को ऐसे तरीके से लेके जा रहा हूं कि एक्सपोनेंशियल प्लस सेम आर्गुमेंट माइनस सेम आर्गुमेंट हो, मैं इस तरफ लेकर जा रहा हूं इसको। ठीक है ना, तो अभी देखिए कि कैसे सेम आर्गुमेंट आता है। कॉज में भी यही चलता है, एक्सपोनेंशियल माइनस सेम आर्गुमेंट प्लस एक्सपोनेंशियल प्लस सेम आर्गुमेंट, एक्सपोनेंशियल माइनस सेम आर्गुमेंट विद जे इंपॉर्टेंट है, विद जे डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, तब आपके पास कॉज का फॉर्मूला बनता है। तो हम उस तरफ लेकर जा रहे हैं चीजों को। ठीक है ना, ये सारी मैनिपुलेशन इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास ऐसी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल प्लस जे सम आर्गुमेंट माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जे द सेम आर्गुमेंट डिवाइडेड बाय 2j मैं खुद से ले आऊंगा। ठीक है ना, तब वो फॉर्म आएगी साइन की मेरे पास। तो माइनस तो हमारे पास मौजूद है ना बीच में, तो देखते हैं कि सेम आर्गुमेंट कब आता है। ई जे ओमेगा n1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा n1 हो जाएगा, 2n1 प्लस n1 माइनस जे ओमेगा n1 रह जाएगा। अब e माइनस जे ओमेगा है, ये सेम आर्गुमेंट तो ना हुआ एक्सपोनेंशियल का, तो मुझे एक काम करने दें कि मैं इस पूरे से ऊपर वाले से मैं एक चीज कॉमन लूं। जरा और करें, मैं क्या चीज कॉमन लेने लगा हूं, e माइनस जे ओमेगा बाई 2 मैं कॉमन लूं। ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, e माइनस जे ओमेगा बाई 2 कॉमन लूंगा तो ये तो e माइनस जे ओमेगा बाई 2 रह जाएगा। इसके पास तो था ही नहीं e माइनस जे ओमेगा बाई 2, तो ये आ जाएगा e प्लस जे ओमेगा बाई 2। कॉमन इसी तरह लिया जाता है ना, जिस चीज में कॉमन हो ही ना, वो चीज हो ही ना, तो वो पॉजिटिव पावर आ जाएगी वहां पर। ठीक है, कॉमन का सिंपल रूल है, ई जे ओमेगा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल है नजर आना थोड़ा सा मुश्किल है 2। अच्छा, अब मेरे ख्याल है ऊपर वाला आर्गुमेंट पॉजिटिव के साथ जे के साथ सेम हो गया और नेगेटिव वाले जे के साथ सेम हो गया। ये जो आर्गुमेंट है इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूं। जब मैं इसको नीचे लेकर आऊंगा, ई माइनस जे ओमेगा बाई 2 को अगर मैं नीचे लेकर आऊंगा तो मैं लिख सकता हूं कि ये ई प्लस जे ओमेगा बाई 2 बन जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझ आती है अक्सर और अली। ई माइनस जे ओमेगा बाई 2 अगर ऊपर रहे तो वो माइनस पावर में रहेगा, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो ये 1 ओवर ई जे ओमेगा बाई 2 हो जाएगा। तो ये सेम चीजें हैं, ये बात समझ आती है ना। यस सर। हाँ, एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा बाई 2 इक्वल्स 1 ओवर एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा बाई 2, सेम चीज है। ठीक है, और इसको मैं नीचे जरा मल्टीप्लाई कर दूं, इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, ये क्या हो जाएगा, ई जे ओमेगा बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, ई जे ओमेगा बाई 2 माइनस ई माइनस जे ओमेगा ई जे ओमेगा बाई 2, ये क्या हो जाएगा, ई माइनस जे ओमेगा प्लस ओमेगा बाई 2, सॉरी ई माइनस जे ओमेगा प्लस जे ओमेगा बाई 2। तो अगर मैं इसमें से जे कॉमन लूं, ई जे माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा, ई माइनस जे ओमेगा बाई 2 बन जाएगा ना। नहीं समझ आई ये बात, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रह जाएगा, सर ए की पावर माइनस जे ओमेगा बाई 2। ठीक है, अक्सर समझ आ गई ये बात कि अगर ई जे ओमेगा बाई 2 और ई माइनस जे ओमेगा को मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास रह जाएगा ई माइनस जे ओमेगा बाई 2। तो ये भी मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर कर दी, जो ऊपर से मैंने कॉमन निकाला था वो नीचे लाकर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, अब जरा फाइनल एक हम टच आने लगा है, इसको जरा देखिएगा। जो ऊपर वाली पावर्स हैं उनको ऐड करें जरा, ई जे कॉमन लेकर ओमेगा n1 प्लस ओमेगा भी कॉमन ले लें आप, ई जे ओमेगा n1 प्लस 1/2 बचता है, माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा, माइनस जे और ओमेगा दोनों कॉमन ले लिया, माइनस जे ओमेगा इसका भी कॉमन ले लिया, माइनस जे ओमेगा इसका भी कॉमन ले लिया, तो ये भी n1 प्लस 1/2 बच गया। तो ये सेम आर्गुमेंट हो गया ना, ई जे ओमेगा n1 प्लस 1/2 माइनस, सिर्फ माइनस का साइन फर्क है, बाकी सारी टर्म सेम है। ऐसे ही होता है साइन में या कॉज में, अगर ये माइनस है तो ये साइन में चेंज होगा, अगर ये प्लस होता है हमारे पास तो हम कहते हैं कि ये कॉज की तरफ जाएगा। ऐसे ही है, बस इतना ही फर्क होता है कॉज और साइन में। तो ये आपके पास माइनस आ गया, डिवाइड बाई नीचे भी देखें ई जे ओमेगा बाई 2 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा बाई 2, तो दोनों का जो एक्सपोनेंशियल की पावर है वो सेम है सिवाय माइनस के फर्क के।
मैं इन दोनों के ऊपर और नीचे एक चीज को डिवाइड करने लगा हूं, डिवाइड बाय 2j, डिवाइड बाय 2j। इक्वेशन पे फर्क आया, मैंने ऊपर नीचे दोनों 2j मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, तो अली और अक्सा इक्वेशन पे फर्क पड़ा है? अगर मैं ऊपर भी 2j से डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे भी 2j से डिवाइड कर रहा हूँ, सर साइन की फॉर्म में आ जाएगी, साइन की फॉर्म में तो आ जाएगा, लेकिन कोई इस पे इक्वेशन पे फर्क पड़ा है, कोई बैलेंस पे फर्क पड़ा है? मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? मैंने ऊपर भी 2j से डिवाइड किया, नीचे भी 2j से डिवाइड किया। अगर मैं इनको कैंसिल कर दूं, बात एक ही है ना। तो बेसिकली मैंने इक्वेशन में कोई गलत काम नहीं किया है, लॉजिकल स्टेप किया है, ठीक है ना। तो अब आपकी बात ठीक है। नेक्स्ट की ऊपर वाली भी इक्वेशन बन गई साइन, लेकिन उसका आर्गुमेंट क्या बनेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक्स ऑफ ई जे ओमेगा फाइनल जो बुक ने लिखा है, बुक ने सिर्फ 3 स्टेप्स शो किए हैं। वो पहला, मैं तीनों स्टेप्स आपको दिखाए हैं, लेकिन बुक ने फाइनल ये स्टेप शो किया है। साइन ऑफ क्या चीज बनेगी ये जरा आप लोग बताएं मुझे। पहला साइन क्या बनेगा और नीचे वाला साइन क्या बनेगा? सर साइन ऑफ ओमेगा n1 + 1/2। n1 + 1/2, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और सर ओमेगा/2, साइन ऑफ ओमेगा बाय 2, बिल्कुल ठीक है। बुक ने आपको सिर्फ 3 स्टेप शो किए हैं भाई, 3 भी नहीं बल्कि 2 स्टेप किए हैं शो। बुक ने पहला स्टेप ये शो किया, एक्स ऑफ ई जे ओमेगा इक्वल टू समेशन n इक्वल टू -n1 टू n1 e माइनस जे ओमेगा n, और उसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप शो किया, ठीक है ना। तो बीच की मैनिपुलेशन मैंने आपको सारी दिखा दी है। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, किसी भी तरह का, मतलब इस तरह रेक्टेंगुलर पल्स वगैरह इस तरह का आए, तो आप लोगों को ये सारी मैनिपुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बड़ा एक्सटेंसिव वर्कआउट करके आपको ये सारा समझाया है। ठीक हो गया? तो ये आपके पास फाइनल फॉर्म आ गई है। अब 5.4 कर लेते हैं, बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि वो डेल्टा फंक्शन है और बड़ा सिंपल सा है, उसमें थोड़ी बहुत मैं वेरिएशन करके भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। 5.4 बस ये आज की आखिरी एग्जांपल करते हैं हम, छोटी भी है लेकिन इसमें थोड़ी वेरिएशन करूंगा, थोड़ा सा लंबा टॉपिक चला जाएगा, वरना सिंपल सी है। एक्स ऑफ एन इक्वल टू डेल्टा ऑफ एन। बुक ने विजुअलाइज नहीं कराई, लेकिन मैं विजुअलाइज करा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। डेल्टा ऑफ एन क्या है? 0 के ऊपर एक 1 होगा, बस ये डेल्टा ऑफ एन है, ठीक है ना। ये सिग्नल है आपका एक्स ऑफ एन, ठीक है। आपके पास एक्स ऑफ ई जे ओमेगा फाइंड करने को कहा गया है। अच्छा, थोड़ा सा एक डिस्कशन मैं पिछले वाले पे कर लूं, मैं भूल गया हूँ। वो डिस्कशन ये थी कि आपके पास एक्स ऑफ ई जे ओमेगा तो आ गया, एक्स ऑफ ई जे ओमेगा तो आ गया, साइन ओमेगा n1 + 1/2 बाई साइन ओमेगा बाई 2। बुक ने n1 को जो है वो 2 पुट करके, ठीक है, और ओमेगा को -π से π तक रेंज करके इसका निकाला है एक्स ऑफ ई जे ओमेगा और प्लॉट किया। तो n1 = 2 जब आप रखते हैं तो वो इस तरीके का π और -π पे प्लॉट देता है, और ये प्लॉट तकरीबन सेम है उसी चीज का जो कि आपके पास रेक्टेंगुलर पल्स का सिंक वेव फॉर्म आती थी। ये एग्जैक्टली सिंक तो नहीं बनती, क्योंकि आपके पास एग्जैक्टली यही चीज जो है वो रिपीट होती है आगे, क्योंकि सिंक वेव फॉर्म तो आगे फिर डाई डाउन करना शुरू कर देती है ना। लेकिन क्योंकि डिस्क्रीट में आपकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो सिर्फ 0 से 2π के दरमियान होती हैं, यानी कि 2π रेंज में होती हैं, तो आपका जो यूनिक टाइम पीरियड आता है वो सिर्फ इतना ही आता है, ठीक है ना। बाकी इसकी रेपिटेशन होती है। तो एग्जैक्टली सिंक तो नहीं है, क्योंकि सिंक होता तो यहाँ से आगे डाई डाउन करना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली सिंक तो नहीं है, लेकिन -π to π के दरमियान जो है वो सिंक टाइप फंक्शन ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आप बुक भी देख लें, आई होप कि बुक में नजर आ रहा होगा ये वाली जो है वेव फॉर्म, ठीक है ना। तो इसमें इसका जो है उन्होंने दिखाया है कि n1 = 2 के केस के लिए ये उन्होंने प्लॉट करके दिखाया, -π to π के केस में ऑलमोस्ट आपकी एक सिंक वेव फॉर्म बन रही है। बाकी फिर इसका रेपिटेटिव वर्जन है, अगला π to 3π जो है वो फिर यही चीज आगे कॉपी पेस्ट है, फिर -π to -3π कॉपी पेस्ट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो डिस्क्रीट है फोरियर ट्रांसफॉर्म वो सिर्फ -π to π में यूनिक एग्जिस्ट करता बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए भी है, लेकिन रिपीट हो रहा होता है, क्योंकि आपकी जो ओमेगा होती है ना वो 0 से 2π होती है सिर्फ। n कुछ भी हो सकता है, ओमेगा नॉट आप देखें 2π/N डिवाइड बाई n होता है, तो n 1 हो तो 2π होता है आपका, ठीक है। n आपको बड़ा वाला कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी जो ओमेगा नॉट है वो 0 से 2π के दरमियान ही हो सकती है, ठीक है। चले, हमारी लिमिट भी आ गई मीटिंग पे, तो मैं 5.4 को जल्दी से करता हूँ और खत्म करता हूँ। ओके, 5.4 हम दोबारा आते हैं अपनी डेल्टा ऑफ एन की तरफ और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। डेल्टा ऑफ एन वो आपको सिग्नल विजुअलाइज करके ज्यादा आसानी से
आपको पता चलेगा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है। देखिए समेशन एक्स ऑफ ई जे ओमेगा की हम पुरानी इक्वेशन निकालते हैं। समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा एन। अब आप एक्स ऑफ एन को देखें, बाकी जगह पे तो जीरो है ना, और समेशन की लिमिट जरा लगाएं, फिर आपको खुद ब खुद अंदाजा होगा कि क्या होना चाहिए। तो पहली लिमिट है एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। एक्स ऑफ एन क्या है? 0 जीरो है, ई माइनस जे ओमेगा एन प्लस एक ही जगह है 0 से 0, बेसिकली 0 से 0 लिख रहा हूं, है एक ही जगह, ठीक है, ये दो जगह नहीं है, ये एक ही जगह है, ठीक है। एक्स ऑफ एन 1 है, ई माइनस जे ओमेगा एन। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। इस अगर जब आप एक ही पॉइंट पर लिखते हैं ना तो इसका क्या मतलब होता है, ये हम इंटीग्रेशन में भी कर चुके हैं कि अगर कोई वेव सिर्फ एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है तो उसका क्या मतलब होता है। प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहां भी एक्स ऑफ एन क्या है? जीरो 0 है, ठीक है, ई माइनस जे ओमेगा एन। तो बेसिकली आपका एक्स ऑफ ई जे ओमेगा क्या बचता है? ये बुक ने नहीं किया, बुक ने डायरेक्ट इसका आंसर एक्स ऑफ ई जे ओमेगा का दिया है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग इतने होशियार हैं कि यहाँ पे आप एक्सपेक्ट डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। एन इक्वल टू जीरो का मतलब जब होता है कि बेसिकली यू आर इवेल्युएटिंग वट एवर देयर इज एट दैट पॉइंट। तो एन इक्वल टू जीरो के ऊपर आप इवेल्युएट कर रहे हैं इस पॉइंट को, ठीक है, वट एवर दैट वॉज। तो समेशन एन इक्वल टू जीरो 1, तो डेल्टा ऑफ एन का एम्पलीट्यूड आया ना, ये 1 है तो इसकी वजह से 1 आया, exponential minus j omega, and this basically means that you are evaluating whatever is here at that point। बस इतनी सी बात होती है, ठीक है ना। तो ये उसी तरह जैसे इंटीग्रेशन का एवेल्युएशन थी, डेल्टा ऑफ टी का भी आंसर आपके पास क्या आ रहा था? ई माइनस जे ओमेगा एट जीरो क्या आता है? एक्सपोनेंट 1 आता है। आपको डेल्टा ऑफ टी का आंसर क्या आ रहा था? वो भी 1 आ रहा था, ठीक है ना, वो भी 1 आ। डेल्टा ऑफ टी भी हमने जब इंटीग्रेट किया था तो हमने यही कहा था कि इंटीग्रेशन भी क्योंकि एक ही पॉइंट पर है, डेल्टा ऑफ टी सिर्फ एक पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, तो उसको भी हमने ऐसे ही इवेल्युएट किया था, ई माइनस जे ओमेगा टी इवेल्युएटेड एट टी इक्वल टू जीरो, तो वो 1 आ रहा था, ठीक है ना। अब 2-3 क्वेश्चंस के आंसर जरा करते जाएं ताकि आपको बाकी भी समझ आ जाए। अगर डेल्टा ऑफ एन का एम्पलीट्यूड 1 ना होता बल्कि कोई के एम्पलीट्यूड होता तो इस सारे के ऊपर क्या फर्क पड़ता? सर 1 की जगह के आ जाता। ये इधर 1 की जगह के आ जाता, ठीक है, और ये इधर के मल्टीप्लाई हो जाता, इधर के मल्टीप्लाई हो जाता, और इधर के मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। अच्छा, अगर डेल्टा ऑफ एन की बजाय एन माइनस एन नॉट किसी वैल्यू पर होता तो ये आपके पास एन नॉट पर होता, तो आपकी ये जो समेशन होती ना ये किसी एन नॉट के ऊपर ही ट्रू होती, तो आपकी जो वैल्यूएशन होती वो भी किसी एन नॉट के ऊपर ही होती। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो अलग बात है, वो अलग स्टोरी है। ये -3 पर होता तो -3 पर आप वैल्यूएट करते हैं, उस केस में आप कहते हैं कि डेल्टा ऑफ एन प्लस 3 है क्योंकि -3 के ऊपर आ रहा है, तो आप -3 पर वैल्यूएट करते हैं, तो ये मेगा एन नॉट बनता, एक्सपोनेंशियल माइनस जे मेगा एन नॉट, ठीक है ना। तो हाँ बस वो उसी के ऊपर वैल्यूएट होता है, उसमें फिर एक्सपोनेंशियल आ जाता है, ठीक है। बाकी हमारे केस में क्योंकि ये जीरो के ऊपर है, डेल्टा ऑफ एन है ना क्योंकि हमारे केस में तो ये जीरो के ऊपर है और है भी 1, जीरो के ऊपर है और है भी 1, तो आपके पास के भी नहीं आ रहा, ठीक है, जीरो ही आ रहा है, और यहाँ भी 1 आ रहा है, एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा एवेल्युएटेड एट जीरो और एवेल्युएटेड एट जीरो, ठीक है, तो आपके पास 1 आ रहा है, और ये 1 माइनस पाई टू पाई में आ रहा है, लेकिन मसला ये कि रिपीट होगा तब भी 1 ही रहेगा। तो बेसिकली एक्स ऑफ जे ओमेगा और एक्स ऑफ ई जे ओमेगा, डेल्टा ऑफ टी और डेल्टा ऑफ एन का जो आपको एक्स ऑफ जे ओमेगा या फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलता है, दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जैक्टली सेम ही नजर आएगा आपको, क्योंकि माइनस पाई टू पाई 1 है ना तो फिर रिपीट होगा, तो आपके पास एक्स ऑफ ई जे ओमेगा जो आएगा ना वो एक्स ऑफ जे ओमेगा के इक्वल ही आएगा। मैं बना देता हूँ यहाँ पर, सिंपल है, आपके पास ओमेगा एक्स ऑफ जे ई जे ओमेगा क्या है, हमने कहा कि माइनस पाई टू पाई बनाते हैं फिर रिपीट करते हैं, तो माइनस पाई टू पाई तो सारा 1 है, इसको रिपीट करेंगे तो यही 1 रिपीट होगा, यही 1 रिपीट होगा, फिर आगे ये -3 पाई तक हो गया, +3 पाई तक हो गया, फिर अगले 3 पाई से 5 पाई फिर 1 है, फिर 1 है, और एक्स ऑफ जो जे ओमेगा था वो भी सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए 1 था, ठीक है ना। बस आपने ये ज़हन में रखना है कि
जो इसमें x ऑफ डेल्टा ऑफ n माइनस एन नॉट पे e माइनस जे ओमेगा एन नॉट है, ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के लिए आप x ऑफ e जे ओमेगा नहीं प्लॉट करते, क्या प्लॉट करते हैं? कॉम्प्लेक्स अगर आंसर आ जाए तो मैग्नीट्यूड प्लॉट करते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा समथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 1. 1, क्योंकि कॉज ऑफ ओमेगा प्लस जे साइन ऑफ ओमेगा, ठीक है। और उसका अंडर रूट, उसका एब्सोल्यूट जब लेंगे तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा इज ऑलवेज 1, ठीक है ना। तो बस ये आज का लेक्चर ये यहाँ तक था। तो हम लोगों ने ए पीरियोडिक का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म सारा सीख लिया है। 2 एग्जांपल रह गई हैं पीरियोडिक की, वो हम लोग उसका थोड़ा बहुत चक्कर मिलता जुलता होगा कॉन्टिन्यूस टाइम। बस ये फर्क है कि वहां पर इम्पल्सेस आ रही थी पूरे ओमेगा के लिए, यहाँ पर इम्पल्सेस आएंगी सिर्फ माइनस पाई टू पाई के ओमेगा के लिए आएंगी, और वो फिर हम रिपीट करेंगे, बस ये फर्क होगा। तो क्वेश्चन में वो उसी तरह करेंगे, ए के फाइंड करेंगे, 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पाई और पाई के पीरियड में वो इम्पल्सेस देंगे हम लोग, और बाकी जो है उसी तरह करेंगे। एक्स ऑफ जे ओमेगा जिस तरह हम पीरियोडिक का फाइंड करते थे ना, पहले ए के फाइंड करते थे, फिर 2 पाई से मल्टीप्लाई करते थे, और फिर उनको डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट के साथ रख देते थे। बस इसी तरह हमने यहाँ भी करना है। लेकिन आपको पता है कि फोरियर सीरीज कोफिशिएंट जो है डिस्क्रीट के जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होते हैं वो यूनिक होते हैं। कितने यूनिक होते हैं? n, जितना इसका टाइम पीरियड होता है उतने ही फोरियर सीरीज कोफिशिएंट एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल वही काम यहाँ पर भी होगा, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा इंशाल्लाह हमारा एक लेक्चर में वो भी कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह चैप्टर 5 में प्रॉपर्टीज नहीं करनी है, बस ये इतना हम करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट जो है वो पहली 4 एग्जाम्पल में आपकी ये जो 5.4 है ना, यहाँ तक आपकी कवर हो जाएगी असाइनमेंट के, जो मैं 4 छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा, आप लोग वो कर लीजिएगा। टाइम मुझे बता दीजिएगा, मैं पोस्ट कर दूंगा इंशाल्लाह कल ही। और अगर आपको सैटरडे, मैं संडे रख दूंगा अपनी तरफ से डेडलाइन, अगर आप लोगों ने थोड़ी 1-2 दिन एक्सटेंड करानी है मुझे बता दीजिएगा, कोई मसला नहीं है उस बारे में, ठीक है। तो एक हमारा जो CLO कवर नहीं हुआ ना अभी तक, उसकी असाइनमेंट भी मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। पेपर में मैं उसको डिफरेंट तरीके से कवर कर लूंगा। वो हमने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट फोरियर सीरीज का पढ़ा हुआ है, लेकिन डिस्क्रीट का वो आपका CLO3 बनता है। CLO3 बेसिकली आपका अभी तक कवर एग्जाम में क्विज में नहीं हुआ, क्योंकि वो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट बनता है डिस्क्रीट का, और डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म बनती है। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म तो कर ही हम अभी रहे हैं, और फोरियर सीरीज कोफिशिएंट डिस्क्रीट का क्विज ही नहीं हुआ आपका, ना कोई असाइनमेंट मिली है आपको, ठीक है ना। तो CLO3 जो है ना हमारा बिल्कुल फारिग जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आपका बाद में जो ओवरऑल PLO कैलकुलेट होगा। इसीलिए पहले असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं, ताकि आपका उसमें कुछ वेटेज बन जाए, ठीक है ना। वरना वो देखेंगे कि बिल्कुल जीरो आंसर आ रहा होगा सबका, ठीक है। तो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जो हमने किए हैं ना इसी तर्ज पर है। 5.1, 2 और 5.4 की तर्ज पर है, 5.3 की तर्ज पर भी नहीं है, ठीक है। तो मेहनत से आपने असाइनमेंट करनी है, ताकि आपका CLO3 जो है ना वो जीरो ना जाए, बल्कि वो अच्छा चला जाए, ठीक है ना। बाकी इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट डिस्क्रीट वो मैं देखूंगा पेपर में, मैं कवर कर लूंगा CLO3, ठीक है ना। कुछ वहां पर कवर हो जाएगा, कुछ हमारे पास असाइनमेंट में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बस कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, कोई भी क्वेश्चन है किसी किस्म का। सेशन को एक्सटेंड करना है तो वो हम देख लेंगे, लेकिन मेरी आगे भी 1:30 पर भी एक क्लास है, 12:30 पर भी क्लास है, 12:40 पर, तो उतना ही हम एक्सटेंड कर सकेंगे। एनी क्वेश्चंस? आज का लेक्चर समझ आया अली एंड अक्सा? यस सर। चलें, Yes. अच्छा हो गया। कोई किसी और का क्वेश्चन हो तो वो भी हैंड रेज करके क्वेश्चन कर सकता है, कोई मसला नहीं है। आज की पार्टिसिपेशन में देख रहा हूँ कम है, खैरियत है? क्यों इतनी कम है? CR आया तो हुआ है, हालांकि मैंने ग्रुप पे मैसेज किया था। इतने लोगों की अटेंडेंस में भेज नहीं सकता लिख के CR को। बारह चलें देखेंगे क्या करते हैं।